किया जब हम लोग का प्रीलिम्स निकला, क्योंकि पहली बार जब आप अपना रोल नंबर देखते हैं और आप अपने सपने के और करीब पहुंचते हैं तो आपको वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो। बाकी मेंस के लिए क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। अब जो जिस स्टेट का आप दे रहे हैं उस स्टेट का जो भी सब्जेक्ट है उसका एक सिनॉप्सिस बनाइए, और कम से कम आपको पर डे समझ लीजिए 10 से 12 घंटे आपको उसमें देने पड़ते हैं। तो ये एक आंसर राइटिंग का पैटर्न था जो हम लोग कोचिंग में सिखाया गया था। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि मेंस में हम लोग अब बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है तो उसका हम लोग को सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रोमीटर में। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार में। नेहरू विहार में आज आए हुए हैं हम शैलेश भैया के रूम पे। आइए आपको दिखाते हैं इनका रूम और जानते हैं नेहरू विहार में कितना है रेंट और कैसे करते हैं यहाँ के एस्पिरेंट अपनी तैयारी। आइए दोस्तों, आज चलते हैं भैया के रूम के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। हेलो भैया। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया है भैया, पहले आप अपने रूम का टूर कराइए हमारे व्यूवर्स को। हेलो दोस्तों, ये मेरा रूम है नेहरू विहार में, ये 21-22 में, और मेरा नाम शैलेश है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ये रूम शेयर करते हैं, मैं और ये मेरा रूम पार्टनर है। और इस रूम में हम लोग मतलब रहते हैं और बाकी हम लोग लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए हैं, तो ज़्यादातर टाइम हम लोग लाइब्रेरी में ही अपना स्पेंड करते हैं। और ये हमारा छोटा सा मंदिर भी हम लोगों ने अपने रूम में रखा हुआ है। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी हम लोग का रुझान रहता है। यहाँ पे हम लोग का जो रूम है वो टॉप फ्लोर पर है, तो गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को हीट को फेस करना पड़ता है। तो बड़ी स्टूडेंट्स लाइफ का स्ट्रगल है और करना पड़ता है हम लोगों को। ये हम लोग की कुछ बुक्स वगैरह हैं जो हम लोगों ने टेबल लगा करके रखी हुई हैं। आइए आपको बाहर भी ले चलते हैं और बाहर दिखाते हैं कि बाहर का व्यू कैसा है। ये हम लोग का बाहर का व्यू है। अभी यहाँ पे भी बन रहे हैं फ्लैट्स वगैरह। हवा वगैरह की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वेंटिलेशन अच्छा है। जैसा कि अगर आप गांधी विहार के रूम से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे रहने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि बगल में ही हम लोगों के मुखर्जी नगर है। तो यहाँ से ऑन वॉक मतलब 5 मिनट की डिस्टेंस पे चला आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो आपकी जो भी स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। प्लस पास में ही वर्धमान भी है जो यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो हर चीज़ें हमारे आसपास ही फैसिलिटी अवेलेबल है। भैया, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को। ओके, हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है, मैं बनारस से हूँ और मैं यहाँ पे यूडीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और पीसीएसजे का एग्ज़ाम देता हूँ मैं हर स्टेट्स का अलग अलग। और यहाँ पे रहते हुए मुझे करीब करीब 1.5 साल हो गए हैं। तो अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ और प्रिपरेशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। भैया, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं भी अभी 1.5 साल से साथ में इनके जो तैयारी करने आया हूँ जुडिशल सर्विस की। भैया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं, तो आपको मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट तो भैया अच्छा है। ज़्यादातर यहाँ पे जैसे जुडिशरी के स्टूडेंट्स कम है बट पीसीएस वगैरह के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। बट फिर भी हम लोगों के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो चाहिए एनवायरनमेंट का वो हम लोग को अच्छे से मिलता है। बाकी जगह रहने के बजाय हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ मिलती है। तो जैसे एक डेली जो होता है कि हम लोग के अंदर एक कंपटीशन की भावना रहती है कि नहीं कुछ करना है, टाइम बीता जा रहा है, तो एक लड़ने की जो भावना होती है वो हम लोग के अंदर हमेशा जलती रहती है यहाँ पे रहने की वजह से। भैया, पहले भी आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं? जी, इसके पहले मैंने हरियाणा का मेंस दिया हुआ है और 2-3 स्टेट्स का हम लोग को प्रीलिम्स दिए हुए हैं। और अभी तो मतलब वैकेंसी जैसे लॉकडाउन की वजह से आई नहीं थी पूरी, तो अभी जितने भी हुए हम लोग उसको देते आ रहे हैं। अच्छा भैया, प्री निकालने के बाद कैसा फील होता है कि आपने प्री निकाल के मेंस लिखा हुआ है, तो कैसा फील होता है प्री निकालने के बाद? देखिए, अगर आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए लेकिन कहते हैं जो असली मोटिवेशन होता है वो मेंस लिखने से ही आता है, ऐसा हम लोग के सर बोलते थे। उस चीज़ का फीलिंग हम लोगों ने भी किया जब हम लोग का प्रीलिम्स निकला, क्योंकि पहली बार जब आप अपना रोल नंबर देखते हैं और आप अपने सपने के और करीब पहुंचते हैं तो आपको वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा था जी। अच्छा भैया, जैसे कि मुखर्जी नगर जो यूपीएससी का हब माना जाता है, तो क्या यहाँ पे प्रॉपर जुडिशरी का एनवायरनमेंट है? जैसा कि यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मतलब कि आईएएस वगैरह देते हैं कि प्रिपरेशन वगैरह अच्छी होती है, तो इसके लिए हम लोग पहले तो राहुल आईएएस हम लोग कोचिंग वगैरह किया है, तो जो मतलब बत्रा में ही था हम लोग का, तो इसीलिए हम लोग को मतलब बत्रा से थोड़ा मतलब ज़्यादा लगाव हो गया। और तैयारी करते करते जो है यहाँ के लोगों से मिलते मिलते जो बाकी जो जानकारियाँ हैं वो भी मतलब इकट्ठी होती रहीं, तो जिससे मतलब मोटिवेशन एक और अच्छा मिला। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर रहे, तो फिर इसीलिए हम लोग का रूम भी वगैरह इधर ही शिफ्ट हो गया है। तो थोड़ा इसके अलावा मैं भी इसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जो दिल्ली की सबसे टॉप कोचिंग है ना जुडिशरी की, वो है एक राहुल साई और दूसरा एम्बिशन, वो दोनों ही मुखर्जी नगर में है। तो अभी कुछ मतलब 2018 में
जो राहुल साइज था वो यहाँ से हट गया है, बट अभी भी एम्बिशन और पाहुजा और इस तरह के बहुत सारे कोचिंग है जो यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं से आप ये देख सकते हैं कि IAS वालों के साथ एक बैलेंस बना करके हमें भी यहाँ पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि भैया आप लोगों ने ये मेंस लिखा हुआ है, तो आप क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाए हैं प्रीवी? भैया देखिए, जैसे पीटी के लिए तो हम लोग MCQs ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि उसका वही एक सोल्यूशन है। बाकी मेंस के लिए क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। अब जो जिस स्टेट का आप दे रहे हैं उस स्टेट का जो भी सब्जेक्ट है उसका एक सिनॉप्सिस बनाइए, और कम से कम आपको पर डे समझ लीजिए 10 से 12 घंटे आपको उसमें देने पड़ते हैं, और काफ़ी फोकस होकर के पढ़ाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे आपको बचना पड़ता है, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हुए आप उसको क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों नीचे लाइट चली गई थी, इस वजह से हमें अपना सीन शिफ्ट करके छत पे आना पड़ा है। अब आइए अपने बात को हम कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा भैया, ये नेहरू विहार में कितना खर्चा हो जाता है एक एस्पिरेंट का रहते हुए? भैया देखिए, जैसे ये डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग में रह रहे हैं या सिंगल रह रहे हैं। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो मान के चलिए 10,000 रुपये लग जाएंगे आपके। अच्छा, और अगर सिंगल रह रहे हैं तो उससे ऊपर जाएगा। जी भैया, आप अपने शेड्यूल के बारे में बताइए जो कि आप फॉलो करते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान। भैया हमारा शेड्यूल तो ऐसा है कि मतलब मॉर्निंग में जो है हम लोग थोड़ा मतलब मॉर्निंग में ज़्यादा समय देते हैं स्टडी करने के लिए। मॉर्निंग हम लोग मतलब 7 बजे तक जो है लाइब्रेरी वगैरह में ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ मतलब मॉर्निंग में 7 बजे तक हम लोग लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं। उसके बाद 12 बजे तक करीब जो है 4 से 5 घंटा लगातार हम लोग का स्टडी वगैरह चलता रहता है। जो ये जो मतलब कि मॉर्निंग का टाइम होता है सबसे अच्छा टाइम होता है स्टडी करने का, पढ़ाई करने का। अच्छा, तो इसके बाद फिर हम लोग जो है लंच वगैरह करते हैं, 1-2 घंटे का गैप रहता है। फिर दोपहर के बाद रात में करीब 8 बजे तक जो है हम लोग फिर अपना लाइब्रेरी जो है कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भैया, दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं लाइब्रेरी में बैठकर? करीब भैया कम से कम लाइब्रेरी में 8 घंटे जो है एटलीस्ट जो है देते हैं हम लोग लाइब्रेरी में। और थोड़ा वगैरह मतलब ज़्यादा पढ़ाई अच्छा हो रहा है तो फिर 2 घंटे या फिर 2-3 घंटे या फिर हो गया, तो 10-11 घंटे समझिए मतलब एवरेज जो है चलता रहता है हम लोग पढ़ाई। अच्छा भैया, 10 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के क्या बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है इसका? या बॉडी पे तो शुरुआत में जैसे आप अगर लाइब्रेरी करेंगे तो सेटिंग वगैरह कैपेसिटी जो है शुरुआत में थोड़ी मतलब कि दर्द वगैरह होता है पीठ वगैरह में, तो उसके बाद जो है बैठते बैठते आपका जो है हैबिट बन जाता है। तो फिर कम से कम 3 घंटे कम से कम जो है आप जो है लगातार जो है बैठ सकते हैं, उसके बाद हैबिट बन जाता है। शुरुआत में 1 घंटा आधे घंटा बैठेंगे तो आपका जो है थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन करते करते आप प्रैक्टिस करते करते जो है फिर सही हो जाता है। अच्छा भैया, जैसे कि मुखर्जी नगर में इतनी सारी भीड़ है और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे फेस करते हैं, उससे कैसे बचते हैं? भैया देखिए, वो कहते हैं ना कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपकी नीड जो है ना आपसे बहुत कुछ करा देती है। तो हम लोग भी अपने घर और अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं, तो एक बहुत बड़ा मतलब सेक्रीफाइस हम लोग भी अपने पार्ट से किए हैं, हमारे माँ बाप भी किए हैं। तो उस सेक्रीफाइस को हम लोग नहीं भूलते हैं, और उसको जब हम याद रखते हैं तो हम ये डिस्ट्रैक्शन जो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। अच्छा भैया, क्या मुखर्जी नगर में रहते हुए घर वालों को याद आती है? जी बिल्कुल आती है। घर की याद किसको नहीं आती है, सबको आती है, हमें भी आती है। पर यह है कि जिस मकसद से आए उस मकसद को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा भैया, आपको क्या मोटिवेटेड रखता है कि लगातार 10-10 घंटे पढ़ाई करने के लिए? भैया कह सकते हैं कि ये जो हम लोग सपना वहाँ से देख करके आए हैं, और हमारे माँ बाप को जितना इन्वेस्टमेंट लगा है हम लोग के ऊपर, कोचिंग कराए हैं, फिर उसके बाद अभी भी उनको एक होप है कि हमारा बेटा कुछ करेगा। तो उस होप को पूरा करने के लिए हम लोग भी उस चीज़ को लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी उनके सपने को पूरा कर सकें जो उन लोगों ने हम लोग में देखा है। भैया, क्या आपने सेकंड ऑप्शन कोई रखा हुआ है कि बैकअप में अगर मान लो ये ना हुआ तो बैकअप में कुछ तो रहना चाहिए? जी जैसे हम लोग जुडिशरी के फील्ड में हैं, तो अगर हम लोग का बाय द वे जुडिशरी में हम लोग जज नहीं बन पाते हैं तो हम लोगों के लिए कोर्ट ओपन है हमेशा, तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट जाकर। जी। अच्छा भैया, आपने जुडिशरी ही क्यों चुना? क्या यहाँ पे तो ये यूपीएससी भी है, यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल भी है, तो आपने उसे क्यों नहीं चुना? क्या था कि जब जैसे मैंने ग्रेजुएशन अपना बीकॉम में किया हुआ है, तो उसके बाद जब भी मेरा जो रुझान हुआ, हमारी फैमिली में भी एक जज थे, तो उनको देख करके मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो ये था कि यूपीएससी में जो मैंने देखा था कि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू हम लोग के फील्ड में, और इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये एक तरीका है जिससे मैं एक पब्लिक सर्वेंट जल्दी से जल्दी बन सकता हूँ, और इसमें जो अदर स्टेट के वैकेंसी भी अगर अभी आती रहती है तो इससे हम लोग के पास एक ऑप्शन बना रहता है, क्योंकि यूपीएससी में तो एक बार आता है 1 साल में, और अगर उसमें एक बार में नहीं हुआ आपका तो लड़के बहुत हताश हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं होता है तो दूसरे स्टेट की वैकेंसी जो होती है वो हम लोगों को थोड़ा सा लाइफलाइन दी रहती है, तो उससे हम लोग उसको प्रयासरत रहते हैं। अच्छा भैया, क्या स्टेट टू स्टेट सिलेबस वेरी नहीं करता है? बिल्कुल करता है, प्रीलिम्स में भी करता है, मेंस में भी करता है,
तो थोड़ा सा वेरिएशन तो रहता ही है। अच्छा, तो कैसे मैनेज करते हैं? इतने सारे डाइवर्सिफाइड स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो सारे स्टेट के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल करते हैं आप? सर जैसे क्या है कि हम लोग सारे स्टेट्स के तो नहीं देते हैं, गिने चुने 4-5 स्टेट्स देते हैं जो हिंदी भाषी हैं, और उसमें जो वेरिएशंस रहते हैं तो 7-8 जो है मेजर लॉज हैं हम लोग के, तो वो हर स्टेट में कॉमन रहते हैं। 2-3-4 जो ऊपर नीचे रहते हैं तो उसको हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, एक स्मार्ट स्टडी करके उसको भी हम लोग को कवर करना पड़ता है। अच्छा भैया, आप कौन कौन से स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं? अभी तो हम लोग इधर 3-4 स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपी का हो गया, फिर मध्य प्रदेश का हो गया, फिर उत्तराखंड का हो गया, फिर बिहार का हो गया। तो जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र में मेनली जो है वहाँ पर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मतलब फोकस रहता है। अच्छा भैया, नेहरू विहार का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या यूपीएससी एस्पिरेंट या जुडिशरी एस्पिरेंट यहाँ पे रहकर पढ़ाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल एकदम सबसे मतलब यहाँ तो सभी जो है स्टूडेंट ही हैं। अब जहाँ भी चले जाएंगे, मुखर्जी नगर पूरे मतलब इधर गांधी विहार, नेहरू विहार, इंदिरा विहार हो गया, तो यहाँ सभी जो है स्टूडेंट ही हैं और फिर उन्हीं का माहौल ही पूरा है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे स्टूडेंट के लिए थोड़ा जो इन्वायरमेंट जो अच्छा मिल पाता है कि मतलब वो एक दूसरे को देख के जो मोटिवेशन जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है उनका। क्या आपको नेहरू विहार में रहते हुए कंपटीशन का लेवल पता चलता रहता है? जी बिल्कुल, और बल्कि यहीं पे पता चलता है। जैसे कहते हैं कि अगर आप मैदान के बाहर से आप कोई चीज़ देख रहे हैं और मैदान में रह कर के आप लड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है हम लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे रह कर के काफ़ी चीज़ों को फेस करते हैं और उस एनवायरनमेंट में हम लोग जिंदा रहते हैं थोड़ा। अच्छा भैया, जैसे कि इतने सारे लॉ हैं, उसमें इतने सेक्शंस हैं, कैसे मेमोराइज करते हैं सबको कि हाँ ये रहा, इस जगह ये लगेगा? क्या है भैया कि जैसे देखिए अब जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, तो हम लोग को पूरे नहीं पढ़ने होते हैं। वो देख के तो लगता है कि इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग को जो काम के होता है, जैसे हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हम लोग के अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, उसमें कुछ ही सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वही हमें पढ़ने होते हैं। तो जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिविजन्स करते रहते हैं तो हम लोग को याद हो जाता है। अच्छा भैया, जैसे ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, टॉर्ट, ये सब इतने सारे लॉ हैं, सबको कैसे हैंडल करते हैं एक साथ? यही तो जुडिशरी की मतलब खूबसूरती आप कह सकते हैं। यही चीज़ हम लोग को थोड़ा सा अलग बनाती है। और जब चीज़ें आप अगर ये आसान होती कर लेनी तो हर आदमी कर लिया होता, बट ये चीज़ को यूनिक बनाती है। तो इस चीज़ को हम लोग मल्टीपल टाइम जब फेस करते रहते हैं तो हम लोग के लिए ईजी हो जाती है। अच्छा भैया, आप अपने जो अपकमिंग जूनियर्स हैं जो अभी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं जुडिशरी की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि वो हार्ड वर्क पहले करते रहें, उसके बाद जो है बाकी रूटीन वगैरह फॉलो करें, और जो भी उनका मतलब कि पढ़ने का तरीका है उसको भी अच्छे से फॉलो करें। देखिए भैया, जैसे कि समय के साथ साथ चैलेंजेस भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी आप देखेंगे कि जो कट ऑफ्स होते थे वो भी पहले की तरह नीचे नहीं जा रहा, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। भले उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे जो जूनियर्स आने वाले हैं ना, उनके लिए कंपटीशन पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। अब उस टफ सिचुएशन में उनको एक जो सबसे काम अच्छा करना होगा वो होता है स्मार्ट स्टडी करना होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी जो है वो उनको एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल करेगी। इसके अलावा जैसे वो स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि अपने रेज्यूमे को साउंड करने के लिए इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं, और मूड कोर्ट्स होते हैं कॉलेज में, वो सब कर सकते हैं। तो इसका उनको कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में एक एनहेंस होगा, ग्रोथ होगा, और जब ये कहीं भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा भैया, मेंस आंसर राइटिंग करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? देखिए, उसके लिए भैया हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम लोग कोचिंग के गाइडेंस भी ले सकते हैं। कोचिंग में हम लोग को सर बताएं क्या करना है। जैसे हम लोग को बताया था कि सबसे पहले ऊपर जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिखना होता है कि ये आंसर में हम लोग को पूछ रहा है तो ये आंसर क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद उसका कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट में क्या लिखते हैं कि हम लोग जैसे किस सेक्शन से वो रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो वो सेक्शन लिखते हैं। उसके बाद उसके कुछ केस लॉज होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने क्या जजमेंट दिए वो लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये एक आंसर राइटिंग का पैटर्न था जो हम लोग कोचिंग में सिखाया गया था। इसके अलावा जैसे क्या होता है कि मेंस में हम लोग, अब बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है तो उसका हम लोग को सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, क्योंकि आप जब मेंस देने जाएंगे वहाँ पर तो आपके पास दिन के 3 दिन रहते हैं, और 3 दिनों में आपको 3-3 घंटे का पर डे 6 घंटे पेपर देना होता है। तो आपके पास उतना समय नहीं होता कि आप बुक्स खोलें और बुक्स को पढ़ें। तो मगअप करने के लिए आपको बहुत ही छोटे में, जितना ज़्यादा छोटा हो सकता है, आपको शॉर्ट में उसका आंसर राइटिंग करना होता है, ताकि वहाँ पर देखते ही आपको चीज़ें क्लिक कर जाएँ। अच्छा, जैसा कि भैया आपने मेंस आंसर राइटिंग करी हुई है, तो फिर आपने क्या गलतियां नोटिस करी थी अपने अंदर जो कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसे नहीं रिपीट करना चाहेंगे? जैसे क्या होता है कि हम लोग कितना भी अच्छा कर लें, एक उससे भी बेहतर होने की संभावना हमेशा बनी होती है। तो अब जैसे आंसर को खूबसूरत और बनाने के लिए जब उस समय तो नहीं समझ में आता है, पहला मेंस रहता है कि क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, लेकिन जब वहाँ से दे करके हटते हैं और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो चीज़ें हम लोग को समझ में आती हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते थे। तो आंसर को मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हम लोग लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल
सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं, लिमिटेड वर्ड्स में, तो वो हम लोग को करना चाहिए। और आंसर जितना पूछा गया उतना ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, भैया धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।